हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रामजी दास राठौर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेशन में स्वागत करता हूं। हम बीकॉम सेकेंड ईयर का कॉर्पोरेट अकाउंट समझ रहे हैं। इस कॉर्पोरेट अकाउंट के अंतर्गत हमने कुछ मुद्दों पर चर्चा की है, जिसमें हम प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना पर बात कर रहे हैं। आज हम प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना शीर्षक के अंतर्गत ही हम बात करेंगे प्रबंधकीय पारिश्रमिक के प्रावधानों के बारे में, प्रोविजंस ऑफ मैनेजरियल रेम्युनरेशन के बारे में। इसके पूर्व हम प्रबंधकीय पारिश्रमिक क्या है उसको हम समझ चुके हैं। प्रबंधक क्या होता है, संचालक, डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, प्रबंधक, इन सब बिंदुओं पर हम इसके पहले के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम प्रबंधकीय पारिश्रमिक के प्रावधानों के संबंध में चर्चा यहाँ पर करेंगे, जिसमें हम बात करें तो संचालकों एवं प्रबंध संचालकों की पारिश्रमिक से संबंधित प्रावधान भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 में दिए गए हैं। अब जो प्रावधान दिए गए हैं उनको हम समझते हैं। तो सबसे पहला है प्रबंधकीय पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा, यानी मैक्सिमम लिमिट ऑफ मैनेजरियल रेम्युनरेशन, कि आपका जो प्रबंधकीय पारिश्रमिक है अधिकतम वो कितना हो सकता है। तो किसी वित्तीय वर्ष में एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा अपने संचालकों, प्रबंध संचालक एवं पूर्णकालिक संचालक को शामिल करते हुए, अब डायरेक्टर्स के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, प्रबंध संचालक, मैनेजिंग डायरेक्टर और फुल टाइम संचालक, इन सबको शामिल करते हुए और अपने प्रबंधकों को दिया जाने वाला कुल पारिश्रमिक उस वित्तीय वर्ष के शुद्ध लाभ के 11% से अधिक नहीं होगा। तो जो मैनेजरियल रेम्युनरेशन आप देने जा रहे हैं वो किसी भी नाम से व्यक्ति आपके पास उपलब्ध हो, उन सब का टोटल 11% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जितना आपका नेट प्रॉफिट हो रहा है। और ये जो प्रावधान है तो केंद्र सरकार यदि अनुमोदित करती है और कोई कंपनी अपनी सामान्य सभा में शुद्ध लाभ की 11% से अधिक के लिए अधिकृत करती है, लेकिन वह अनुसूची 5 के प्रावधानों के अनुकूल होगा। साथ ही कुछ कंडीशंस आपको लागू की गई हैं। अब यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि वैसे 11% होगा, लेकिन 11% से अधिक की कंडीशन यदि आपकी बनती है तो कुछ प्रोविजंस आपको दिए गए हैं जिनमें आप चेंज कर सकते हैं। क्या है कि नंबर 1, किसी एक प्रबंध संचालक या पूर्णकालिक संचालक या प्रबंधक को भुगतान किए जाने वाला पारिश्रमिक शुद्ध लाभ के 5% से अधिक नहीं होगा। अब किसी एक व्यक्ति को आप ज़्यादा बेनिफिट देना चाहते हैं तो उसकी लिमिट उन्होंने बांध दी कि 5% से ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। यदि ऐसे एक से अधिक संचालक हैं तो इन सभी का कुल मिलाकर पारिश्रमिक कंपनी के शुद्ध लाभ के 10% से अधिक नहीं हो सकता। एस्पेक्ट ये है कि एक व्यक्ति है तो 5% से अधिक नहीं था, और यदि एक से अधिक हैं तो उन सब का मिलाकर के 10% से अधिक नहीं हो सकता। दूसरा, संचालकों को जो देय पारिश्रमिक है, और जो संचालक हैं जो ना तो पूर्णकालिक संचालक हैं ना प्रबंध संचालक हैं। अब इसके लिए 2 कंडीशन आपको याद रखनी है कि नंबर 1, कंपनी के शुद्ध लाभ का 1% से अधिक नहीं होगा यदि कंपनी में प्रबंध संचालक या पूर्णकालिक संचालक या प्रबंधक हैं। यदि हैं तो 1% से अधिक नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन, अन्य दशाओं में शुद्ध लाभ के 3% से अधिक नहीं होगा। अब ये सारी बात जो हमने समझी, इसको ब्रीफ में हम समझने का प्रयास करें तो ये धारा 197(1) को हम समझ रहे हैं, तो ब्रीफ में आप समझिए। इसका मतलब कि जो समस्त अंशकालिक संचालक हैं आपके,
तो जब कोई मैनेजर या प्रबंध संचालक या पूर्णकालिक संचालक आपके पास है तो 1% शुद्ध लाभ की अधिकतम दर आपकी रहेगी उनके लिए, और यदि नहीं है तो 3% रहेगी। ये किसके लिए बात थी? समस्त अंशकालिक संचालकों के लिए। अब प्रबंधकीय संचालक की बात करें तो प्रबंधकीय संचालक में जब केवल एक प्रबंधकीय संचालक है तो 5% प्रबंधकीय संचालक के लिए अधिकतम लाभ की दर आपकी दी गई है, कमीशन आप जो देंगे नेट प्रॉफिट पर। और मैनेजर के लिए जब एक से अधिक मैनेजर होने का प्रावधान ना हो, तो मतलब एक ही मैनेजर है आपका, तो उसके लिए भी 5% है। पूर्णकालिक संचालक जब केवल एक संचालक हो तो शुद्ध लाभ की अधिकतम दर 5% है, उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। और पूर्णकालिक संचालक या पूर्णकालिक संचालकों को संयुक्त रूप से आप ले लें, पूर्णकालिक संचालक और पूर्णकालिक प्रबंधक को, तो ऐसी स्थिति में आपका टोटल आपका कितना है? 10%। और लास्ट वन यदि हम बात करें तो कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक मतलब सबको मिला दें, समस्त संचालक, प्रबंधकीय संचालक या मैनेजर या पूर्णकालिक संचालक, तो उनका 11% से अधिक नहीं हो सकता। तो ये पहली बात आपके लिए क्लियर है कि प्रबंधकीय पारिश्रमिक अधिकतम सीमा है शुद्ध लाभ की 11% से ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात हम कर रहे हैं, पारिश्रमिक जो आप दे रहे हैं वो फीस के अतिरिक्त है। तो जो आप रेम्यूनरेशन दे रहे हैं वो उनकी फीस के अलावा है। तो जो उपयुक्त वर्णित दरें जो आपको अभी समझाई गई थी, उपधारा 5 के अंतर्गत संचालकों को भुगतान की जाने वाली फीस के अलावा होंगी। इसमें संचालकों की फीस शामिल नहीं होगी, जो 1%, 3%, 5% अभी हम समझ रहे थे, तो संचालक की फीस इसमें शामिल नहीं होगी। धारा 197(2) इस संबंध में आपके लिए प्रावधान बताती है। इसके बाद हम अगले बिंदु पर चर्चा करें तो अगला बिंदु हमारे पास है लाभ ना होना या अपर्याप्त होना। तो कभी कभी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी कंपनी में ज़रूरी नहीं है फॉरएवर प्रॉफिट्स हों या जितने प्रॉफिट्स हमको चाहिए उतने हों, कभी कम भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो धारा 197(3) इसमें आपके लिए मदद करेगी। 197 क्लॉज 3, यदि किसी वित्तीय वर्ष में लाभ नहीं हुआ है या इसके लाभ अपर्याप्त हैं तो कंपनी अपने संचालकों, प्रबंधक या पूर्णकालिक संचालक या प्रबंधक सहित को अनुसूची 5 के प्रावधानों के सिवाय उपधारा 5 के अंतर्गत फीस को छोड़कर अन्य किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करेगी। कहने का एस्पेक्ट ये है कि आप उनको उनकी फीस दे सकते हैं, बाकी का पारिश्रमिक आप धारा 197(3) के अंतर्गत उनको भुगतान नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी फर्म में लाभ या तो हुए ही नहीं हैं और यदि हुए हैं तो वो बहुत कम हैं, नाम मात्र के हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। और इसी से रिलेटेड एक बिंदु पर मैं आपके लिए और चर्चा करना चाहूँगा थोड़ी। तो अंतर्नियमों या प्रस्ताव के अनुसार, तो इस धारा के प्रावधानों के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक का निर्धारण कंपनी के अंतर्नियमों अथवा एक प्रस्ताव द्वारा किया जा सकता है। जो पारिश्रमिक डिटर्मिनेशन आपको करना है, अगर अंतर्नियमों में प्रावधान हो तो कंपनी की साधारण सभा में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। संचालकों को उनकी सेवाओं के बदले दिया गया कोई भी पारिश्रमिक इनके पारिश्रमिक में शामिल किया जाता है। कोई भी आप इंसेंटिव उनको दे रहे हैं फीस के अलावा, तो निम्न चीज़ों को छोड़ी जा रही है। फीस का मतलब क्या कि प्रदान की गई सेवाएं पेशेवर प्रकृति की हैं, आप कोई प्रोफेशनल पर्सन हैं, या सेकंड, यदि कंपनी की धारा 178 178 की उपधारा 1 के अंतर्गत वो आती हैं, तो मनोनयन एवं पारिश्रमिक समिति के विचार में तथा अन्य दशाओं में संचालक मंडल के विचार में वह संचालक पेशेवर की तरह कार्य करने की योग्यता रखता है। तो जैसे कोई सीए है मान लीजिए, तो उसके पास डिग्री है,
तो वो आपकी अलग से आपकी सेवाएं में शामिल कर लिया जाएगा, वो फीस आपको अलग से दी जाएगी। और धारा 197(5) आपकी फीस की राशि के बारे में बात कर रही है। तो एक संचालक बोर्ड या समिति की बैठक में शामिल होने के लिए फीस के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त कर सकता है। कोई भी डायरेक्टर है तो बोर्ड या समिति की बैठक में शामिल होना है उसको, तो उसके लिए वो कोई फीस या पारिश्रमिक ले सकता है। धारा 197(5) इस संबंध में आपके लिए कहती है। तो कंपनीज प्रबंधकीय व्यक्तियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक नियम 2014 के अनुसार 2014 के अनुसार कंपनी द्वारा संचालक को संचालक मंडल या समिति की बैठक में शामिल होने के लिए वह फीस दी जाएगी जो इस संबंध में संचालक मंडल द्वारा निर्धारित की जाए, लेकिन यह फीस प्रति बैठक 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। अब यहाँ पर आप याद रखिएगा, और ये भी प्रावधान है कि स्वतंत्र संचालकों एवं महिला संचालकों की फीस अन्य संचालकों को देय फीस से कम नहीं होगी। तो ये भी आप सिमिलरिटी इसमें रखना चाहते हैं, तो अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, और स्वतंत्र संचालक और महिला संचालक है तो उनकी फीस भी जितनी आप निर्धारित करेंगे, यदि किसी की 70,000 है तो फिर उनको भी 70,000 रुपये दी जाएगी, और अधिकतम सीमा आपकी 1 लाख रुपये रहेगी। इस बिंदु के बाद हम अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं, तो वह है पारिश्रमिक भुगतान की विधि। जो आपने इंसेंटिव निर्धारित किया है उसका आप पेमेंट किस तरीके से करेंगे। तो संचालक या प्रबंध संचालक को पारिश्रमिक का भुगतान आप मासिक आधार पर कर सकते हैं, या कंपनी के शुद्ध लाभ के प्रतिशत के रूप में आप कर सकते हैं, या आंशिक आपने एक तरह से और आंशिक दूसरी तरह से आप उसको कर सकते हैं, जैसी भी आपकी उससे चर्चा हो जाए। तो धारा 197 क्लॉज 6 आपको पारिश्रमिक भुगतान की विधि के बारे में बताता है कि आप चाहें तो मंथली उनसे बात कर लीजिए, और आप चाहें तो जितना कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है उसका हम आपको परसेंटेज देंगे, उसके रूप में भी आप चर्चा कर सकते हैं। और इसके बाद हम एक और चर्चा करें स्वतंत्र संचालक पर प्रतिबंध के बारे में। धारा 197(7) इसके बारे में आपसे कहेगी। तो कोई स्वतंत्र संचालक किसी स्टॉक विकल्प, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन या अधिकारी नहीं होगा, और उपधारा 5 के अधीन प्रावधानित फीस के रूप में पारिश्रमिक, बोर्ड की अथवा अन्य मीटिंगों में भाग लेने के लिए व्ययों की प्रतिपूर्ति और लाभ संबद्ध कमीशन जैसा सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाए उसको वो प्राप्त कर सकेगा। तो ये हमने बात की। और जो आप शुद्ध लाभ की गणना करेंगे तो शुद्ध लाभ की गणना धारा 198 में निर्दिष्ट रीति से की जाएगी, और ये आपके लिए 197 क्लॉज 8 के अंतर्गत शुद्ध लाभ के बारे में कहा गया है। और इसके बाद हम बात करेंगे कि संचालकों द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक से अधिक लेने पर उसे लौटाना। तो जैसा कि हमने बताया था कि मैक्सिमम लिमिट है आपके पास, यदि बाई चांस उससे ज़्यादा आपके पास पहुंच चुका है तो आपको उसे लौटाना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं इस संबंध में कि यदि किसी संचालक ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पारिश्रमिक की सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक बिना केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति, जहां इसके लेने की आवश्यकता हो, के ले लिया है, तो उसे यह अधिक राशि कंपनी को लौटानी पड़ेगी, और जब तक यह राशि नहीं लौटाई जाएगी तब तक वे इसे कंपनी के लिए प्रन्यास के रूप में रखेंगे। तो आपके पास ज़्यादा पैसा आ चुका है तो आप उसके मालिक नहीं हैं, आप उसके ट्रस्टी हैं, तो धारा 197(9) क्लॉज इसमें लागू रहेगा। और अगला बिंदु है शर्त हटाना। तो जब केंद्र सरकार की सहमति ना हो, कोई कंपनी संचालकों द्वारा वापस किए जाने वाले उपयुक्त वर्णित राशि शर्त को नहीं हटा सकती। तो मतलब कहने का ये है कि आपको वो राशि एक्स्ट्रा जो पहुंच चुकी है वो आपको वापस करनी पड़ेगी। तो ये बात हमने अलग आपको समझाई पारिश्रमिक के प्रावधानों के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं अगले बिंदु में, तो वह है हमारा पारिश्रमिक का स्पष्टीकरण। तो प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है, संचालक मंडल रिपोर्ट में कर्मचारियों के
मध्य का पारिश्रमिक से प्रत्येक संचालक के पारिश्रमिक के अनुपात को स्पष्ट करेगी। अब इसमें कुछ क्लॉज आपको दिए गए हैं, जैसे यदि कंपनी ने लाभ ना कमाया हो या अपर्याप्त लाभ हो तो अनुसूची 5 का भाग 2, तो यदि किसी वित्तीय वर्ष में कंपनी को लाभ ना हुआ हो या अपर्याप्त लाभ हुआ हो तो कंपनी बिना केंद्र सरकार के अनुमोदन के निम्न में से जो भी अधिक हो की दर से पारिश्रमिक दे सकती है। अब कुछ लिमिट को आप याद रखें। तो क्या, जब प्रभावी पूंजी की मात्रा आपको दी गई है और वार्षिक पारिश्रमिक की सीमा निम्न से अधिक नहीं हो सकती, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला बिंदु है हमारे पास कि ऋणात्मक या 5 करोड़ से कम पूंजी हो। यदि आपकी पूंजी 5 करोड़ से कम है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, 30 लाख रुपए वार्षिक की आपकी लिमिट है। दूसरा, यदि आपकी पूंजी 5 करोड़ या 5 करोड़ है लेकिन 100 करोड़ से कम पूंजी हो, ठीक है ना, तो पहली लिमिट थी 5 करोड़ तक, अब 5 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 100 करोड़ से कम है तो आप पारिश्रमिक दे सकते हैं 42 लाख रुपए, से अधिक नहीं दे सकते हैं। तीसरा, आपकी पूंजी 100 करोड़ से अधिक है लेकिन 250 करोड़ से कम है तो आप 60 लाख रुपए एनुअल से अधिक आप पारिश्रमिक नहीं देंगे। और यदि आपकी पूंजी 250 करोड़ या अधिक है तो 60 लाख रुपए प्लस 250 करोड़ से ऊपर जितनी आपकी पूंजी है उसका 0.01% आप और दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप याद रखें कि जब आपके पास लाभ नहीं है या अपर्याप्त लाभ हैं, उस स्थिति में ये सारी बातें आपके लिए लागू रहेंगी। उपयुक्त राशियाँ दोगुनी हो जाएंगी यदि कंपनी की सामान्य सभा में विशेष प्रस्ताव पारित कर लिया जाए। तो क्या कहते हैं कि लाभ ना होने या कम होने की दशा में पारिश्रमिक के विषय में जो अभी आपको सीमाएं दी गई थी वो तभी लागू होंगी। कुछ कंडीशन आपको दी गई है। नंबर 1 कि संचालक मंडल की बैठक में प्रस्ताव पारित किया जाए, पहली बात। दूसरा, उस प्रबंधकीय व्यक्ति की नियुक्ति के पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी ने अपने किसी ऋण जिसमें जन्य छेप भी शामिल है, ऋण पत्रों का उन पर देय ब्याज के भुगतान में लगातार 30 दिन की अवधि की त्रुटि नहीं की है, याद रखिएगा। और तीसरा, कंपनी की सामान्य सभा में अधिकतम 3 वर्ष का पारिश्रमिक देने का विशेष प्रस्ताव पारित किया जाता है। इस सभा का नोटिस सभी अंशधारियों को भेजा जाएगा जिसमें पारिश्रमिक के विषय का वर्णन होगा। और विशेष याद रखें कि उस प्रबंधकीय व्यक्ति की दशा में जिसके पास कंपनी की 5 लाख से अधिक की प्रतिभूतियां नहीं हैं या कंपनी का कर्मचारी या संचालक या ऐसा व्यक्ति जो कंपनी अपनी प्रबंधकीय व्यक्ति के रूप में नियुक्ति से पहले के 2 वर्षों में किसी संचालक या प्रवर्तक का रिश्तेदार नहीं था, उसका पारिश्रमिक 2.5% हो सकता है। और कुछ विशेष परिस्थितियों में कंपनियां बिना केंद्र सरकार की आज्ञा के उपयुक्त बताई गई सीमा से अधिक पारिश्रमिक दे सकती हैं। तो ये अनुसूची 5 का भाग 3 के बारे में हमने चर्चा की। बीच में हमारा अनुसूची 5 आया था और 5 के भाग 3 के अंतर्गत ही आपको एक बात और दिया गया है, वह है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। विशेष आर्थिक जोन आपके लिए क्या कहता है, तो स्पेशल प्रोविजंस फॉर कंपनीज एस्टेब्लिश्ड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित कंपनियों के लिए 240 लाख रुपए प्रति वर्ष या 20 लाख रुपए प्रति माह तक प्रबंधकीय पारिश्रमिक भुगतान करना संभव है और इस संबंध में केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। यानी उनका पारिश्रमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की स्थिति में अनुसूची 5 भाग 3 कहती है कि आपके लिए 20 लाख रुपए महीने या 240 लाख रुपए साल का पारिश्रमिक हो सकता है।
लेकिन इसमें आपको कुछ कंडीशन रहेंगी, तो निम्न शर्तों को आप पूरा करें। क्या पूरा करना है आपको कि कंपनी के अंशों या ऋण पत्रों को जारी कर कोई पूंजी अर्जित नहीं की गई है। दूसरा, कंपनी ने ऋणों व ऋण पत्रों व उन पर देय ब्याज के भुगतान में किसी वित्तीय वर्ष में 30 दिन तक लगातार कोई त्रुटि नहीं की है। तो यदि कोई कंपनी अधिनियम की उपयुक्त अनुसूची में वर्णित दरों से अधिक पारिश्रमिक का भुगतान करना चाहती है तो उसे कंपनी मामलों से संबंधित विभाग डिपार्टमेंटल ऑफ कंपनी अफेयर्स को एक आवेदन पत्र देना होगा, जिसके साथ संचालक मंडल या साधारण वार्षिक सभा में पारित प्रस्ताव की एक कॉपी और पारिश्रमिक वृद्धि के कारणों का उल्लेख करना आवश्यक होगा। यदि कंपनी के द्वारा अधिक पारिश्रमिक देने का प्रस्ताव किया जाता है तो उसके औचित्य को विस्तार से बताना होगा और उसे आवश्यक तत्वों पर ध्यान देना होगा। तो इस तरीके से हमने प्रबंधकीय पारिश्रमिक के बारे में काफ़ी सारी यहाँ इस लेक्चर के माध्यम से चर्चा की है। तो ये प्रबंधकीय पारिश्रमिक का आपके लिए विषय था जो अभी हमने जाना, और आपने इस पूरे वीडियो को देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लगातार इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल कॉमर्स एजुकेशन से जुड़े रहें। आप सभी ने वीडियो को सुना, देखा, समझा, उसके लिए आपका अगेन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।